I'm honored today to invite to our show आज हमारे शो में विश्व मामलों के एक बेहद जाने माने और बहुत प्रतिष्ठित टिप्पणीकार को आमंत्रित करना मेरे लिए सम्मान की बात है, खासकर दुनिया के उस हिस्से के बारे में जो इस वक्त सबकी नज़रों में है और सबकी चिंता का विषय है। वह है पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व। आज मेरे अतिथि हैं और मेरी उम्मीद है कि वे हमारे शो में नियमित योगदानकर्ता भी रहेंगे। प्रवीण साहनी, वे फोर्स मैगजीन के संपादक हैं। उनका सम्मान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में, पूरे मध्य पूर्व में, चीन में, रूस में और दुनिया के कई हिस्सों में किया जाता है। आज उन्हें शो में पाकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। स्वागत है प्रवीण। कृपया बताइए कि पश्चिम एशिया में जिस स्थिति को हर कोई सांस रोककर देख रहा है, उसके बारे में हमारे दर्शक क्या जानना चाहेंगे? what it is that everybody is watching with bated breath in West Asia. First of all, thank you very much, Zulfikar, for सबसे पहले जुल्फ़िकार, मुझे अपने शो में बुलाने और इतने अच्छे परिचय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जहाँ तक पश्चिम एशिया में युद्ध का सवाल है, मेरा मानना है कि आज अमेरिकियों का मुख्य उद्देश्य होर्मुज़ जलदमरूमध्य है, क्योंकि अमेरिकियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि होर्मुज़ जलदमरूमध्य फिर वैसा ही हो जाए जैसा वह ईरानियों द्वारा 2 मार्च को बंद किए जाने से पहले था। अब जहाँ तक ईरान का सवाल है, मेरा मानना है कि उनका मुख्य उद्देश्य, देखिए, किसी भी स्थिति में होर्मुज़ जलदमरूमध्य काफ़ी हद तक उनके नियंत्रण में है। वह उनके नियंत्रण में है और उनके नियंत्रण में ही रहेगा। it is and it will remain under their control. We know it will remain under the administration. हम जानते हैं कि ये उस प्रशासन के अधीन रहेगा जिसे ईरानियों ने ओमानियों के साथ परामर्श करके बनाया है। इसे फारस की खाड़ी जलदमरूमध्य प्रशासन कहा जा रहा है। अब जहाँ तक इस पूरे जलमार्ग की सुरक्षा का सवाल है, जो फारस की खाड़ी, होर्मुज़ जलदमरूमध्य और ओमान की खाड़ी तक फैला है और जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी IRGC नौसेना की है और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ईरानियों का सवाल है, कृपया याद रखें कि मार्च के महीने में अराक्ची ने रूस की यात्रा के बाद सार्वजनिक रूप से बात की थी, जब उनकी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई थी। Russia, where he met up with President Putin, and after that he went to China. He met up his counterpart. इसके बाद वह चीन गए। वहाँ उनकी मुलाकात अपने समकक्ष वांग यी से हुई। तेहरान लौटने पर उन्होंने पहली बार युद्ध के बाद के एक नए क्षेत्रीय ढांचे की बात की। तो होर्मुज़ जलदमरूमध्य के संदर्भ में इसका मतलब यह है कि जैसा मैंने कहा, प्रशासन और सुरक्षा तटीय देशों के पास ही रहेंगे। लेकिन जहाँ तक दूसरे खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के उन देशों का सवाल है जो होर्मुज़ जलदमरूमध्य का इस्तेमाल करते हैं, ईरान ने कहा है कि वह उनसे परामर्श करेगा। जलदमरूमध्य को कैसे चलाया जाए, इस बारे में उनकी सलाह ली जाएगी। तो मेरी बात यह है कि होर्मुज़ जलदमरूमध्य आज बहुत हद तक उनके नियंत्रण में है। The Strait of Hormuz is very much under their control. Today, that is not their central objective. वह उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। आज ईरान का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी सेनाओं को GCC के क्षेत्रों से बाहर करना है। और अगर आप इस्लामाबाद MOU को देखें, तो उसका चौथा बिंदु साफ तौर पर कहता है कि अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होने के 30 दिनों के भीतर अमेरिकी सेनाओं को ईरान के आसपास के इलाकों से हटा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि वे उस समय से 90 दिनों की बात कर रहे हैं, जब दोनों पक्षों यानी ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की मध्यस्थता में MOU पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन आज ईरान का उद्देश्य यह है कि अमेरिकी सेनाएं जितनी जल्दी हो सके GCC देशों को छोड़ दें। American forces should leave the GCC nations as soon as possible, and this is the reason that Abbas Araghchi और यही वजह है कि अब्बास अराक्ची ने हाल ही में ईरानी सिद्धांत को जैसे को तैसा बताया। आप हम पर हमला करेंगे तो हम GCC देशों में आपके ठिकानों पर हमला करेंगे, और वे ठीक यही कर रहे हैं। अब इसका मकसद बहुत सीधा है। इस पूरे मुद्दे के केंद्र में पेट्रोडॉलर है। पेट्रोडॉलर का भविष्य है जिस पर अमेरिकी साम्राज्य टिका हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर मैं इसे विस्तार से बताऊं, तो अमेरिकी होर्मुज़ जलदमरूमध्य को खुला क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे GCC देशों को सुरक्षा और ये भरोसेमंद सुरक्षा नहीं दे पाए कि हाँ, उन्हें होर्मुज़ जलदमरूमध्य से मुक्त आवाजाही मिलेगी,
और हालात वैसे ही होंगे जैसे युद्ध शुरू होने से पहले थे, तो ये उनके लिए बेहद अहम है कि जीसीसी देश पेट्रोडॉलर में व्यापार करना जारी रखें। So it is critical for them to maintain, to get the GCC countries still to continue to trade in petrodollars. As far as the Iranians are concerned, as I said, जहां तक ईरानियों का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा, अगर वे अपनी निकटता से अमेरिकी बलों को हटा सकें, यानी जीसीसी देशों में मौजूद अमेरिकी बलों को, तो देर सबेर जीसीसी देश इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि डॉलर में, अमेरिकी डॉलर में, जिसे हम पेट्रोडॉलर कहते हैं, व्यापार करने का कोई मतलब नहीं है। खैर, अराक्ची इससे भी आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि वे युआन में, चीनी युआन में व्यापार पर विचार करेंगे। चीनी युआन में ही क्यों? वह एक अलग कहानी है। अगर आप चाहें तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपके दर्शकों के लिए, जिनमें से कई शायद इन पेट्रोडॉलरों का महत्व नहीं जानते होंगे, मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला क्या है। हम जानते हैं कि 1974 में अमेरिकियों ने सऊदियों के साथ एक समझौता किया था। that the Americans struck a deal with the Saudis, and as part of the deal, it was that the Saudi और इस समझौते का हिस्सा यह था कि सऊदी अरब दुनिया के देशों को अपना तेल और गैस अमेरिकी डॉलर में बेचेगा। बदले में अमेरिका उन्हें सुरक्षा देगा। यही समझौता था। बाद में इसे दूसरे जीसीसी देशों ने भी अपनाया और ओपेक देशों ने भी। और इस समझौते के तहत जीसीसी देशों के पास जो भी अधिशेष अमेरिकी डॉलर होते, वे उन्हें अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश करते, अमेरिकी शेयरों में निवेश करते, और अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बुनियादी ढांचे में भी निवेश करते हैं, जो ज़्यादातर जीसीसी देशों की धरती पर अमेरिकी कंपनियों ने बनाया है। मसलन डेटा सेंटर्स जो स्थापित किए गए हैं। the data centers, for example, which have been made. So this in brief was the petrodollar. तो संक्षेप में पेट्रोडॉलर का मतलब था कि अमेरिका सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। अब मुद्दा यह है कि अगर जीसीसी देश आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उनकी ज़मीन पर अमेरिकी ठिकाने एक बड़ी कमजोरी हैं, तो उन्हें उनसे दूर जाना होगा। और वैसे भी हम ऐसा होते देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 2-3 दिनों में क्या हुआ है, अमेरिकियों ने अपनी सैन्य संपत्तियां बहरीन और कतर से जॉर्डन भेज दी हैं। और अगर मैं यहाँ थोड़ा विषयांतर करूं, तो उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उनके रडार और सैटेलाइट संचार तंत्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। वे काम करने की स्थिति में नहीं हैं। यह ईरानियों ने 39 दिनों के शुरुआती हवाई अभियान में किया था, इसलिए वे इन्हें यहाँ से हटा ले गए हैं। So they have moved it out from here. So what point I am making is that तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि जीसीसी देशों में ये सब तब होगा जब उन्हें एहसास होगा कि होर्मुज जलडमरूमद आज केवल ईरानियों के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि ईरान के सहयोगियों के नियंत्रण में भी है, जिन्हें प्रतिरोध मोर्चा कहा जा रहा है, या यमनियों के नियंत्रण में भी है, जिन्होंने वैसे भी अब लाल सागर से सऊदी जहाज़ों का रास्ता रोक दिया है। तो जब उन्हें यह एहसास होगा, तब ईरान के मामले में जीसीसी देशों के पास पेट्रोडॉलर में व्यापार बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। और जहाँ तक अमेरिकियों का सवाल है, तो यह उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि वे अपना कर्ज उन देशों को बेचते रहे हैं जो जीसीसी देशों से तेल, गैस और दूसरे उत्पाद चाहते हैं। ये अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स के रूप में होता है, जिन्हें ये सभी देश, खासकर एशिया के देश खरीदते हैं। फिर उन्हें यह सब खरीदने को तैयार। then they will have no need to buy all that. And today if we see, because they've been able to और आज हम देख रहे हैं कि पेट्रोडॉलर में लेन देन कर पाने की वजह से अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज आज 39 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह उनके मौजूदा जीडीपी यानी 32 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। इसलिए वे बड़ी मुश्किल में हैं, क्योंकि सिर्फ इस 39 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज की ब्याज सेवा के लिए भी उन्हें हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर चाहिए। अब अगर उनकी अर्थव्यवस्था अस्थिर होती है और पेट्रोडॉलर खत्म होने पर या धीरे धीरे खत्म होने की स्थिति में ऐसा होगा, तो इसका उनकी सैन्य शक्ति पर गंभीर असर पड़ेगा। दुनिया भर में अपनी ताकत दिखाने की उनकी क्षमता पर भी असर पड़ेगा, जो वे दुनिया के 19 देशों में स्थित करीब 780 सैन्य अड्डों के जरिए करते हैं। across the world
in 19 nations. So when we talk of the American empire, तो जब हम अमेरिकी साम्राज्य की बात करते हैं, एक ऐसे देश की जो राजनीति के संतुलन में विश्वास रखता है, जिसे हम प्रभाव क्षेत्रों की भू राजनीति कहते हैं, तो उनके लिए दो सबसे अहम बातें हैं। पहली, अमेरिकी डॉलर दुनिया की आरक्षित मुद्रा बना रहे, और दूसरी, वे अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। तो ये सब गंभीर संकट में पड़ने वाला है। आने वाले वर्षों में और शायद बहुत जल्द हम अमेरिकी साम्राज्य के पतन को देखेंगे। इससे सिर्फ वे सारे दूसरे क्षेत्र नहीं हिलेंगे जो आज दुनिया में सक्रिय हैं, क्योंकि एक विश्व व्यवस्था टूट चुकी है और दूसरी विश्व व्यवस्था अभी आकार ले रही है। हम दो व्यवस्थाओं के बीच में हैं। अपने ही गोलार्ध में, यानी पश्चिमी गोलार्ध में, उन्हें बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो संक्षेप में, जुल्फिकार, मैं पूरी स्थिति को इसी तरह देखता हूँ। Zulfikar, the way I read the whole situation. Well, you could not have said it any. खैर, I आप could not इसे have said इससे it any बेहतर better. नहीं कह सकते थे। You मैं have भी done इससे a बेहतर नहीं कह very, सकता था। very good job और आपने of बहुत कम explaining शब्दों it में very बहुत clearly शानदार ढंग से what समझाया really is कि इस तस्वीर के पीछे behind the वास्तव में picture, क्या है, and, यानी which पेट्रो is डॉलर the को बनाए रखना। preservation of the petrodollar. मुझे ये संदिग्ध विशेषाधिकार I मिला have कि इस the ढांचे को dubious, खड़ा करने के कुछ privilege पहलुओं of के having लिए been मैं responsible जिम्मेदार for था, some क्योंकि मुझसे aspects ये of काम setting करने up को this कहा गया था। architecture, उस समय because मैं this is बहुत something जवान that और I बहुत was, नासमझ था, इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि मैं asked क्या to कर do रहा at हूँ। that time. I was और too young अब and ये too स्वीकार foolish करते to हुए मुझे know शर्मिंदगी everything that I होती was है doing. कि मैं And उस now I परियोजना का realize हिस्सा था that जो स्थापित की गई थी। I was part of this ट्रेजरी that सचिव that बिल was set up. साइमन, जो इसके लिए जिम्मेदार थे, Treasury किसिंजर के Secretary साथ Bill मध्य Simon, पूर्व who was जाया responsible करते थे। for this, वे सूदियों से used कहते थे to कि go तेल की to कीमत घटाने के Middle East बजाय with उसे बढ़ाइए। Kissinger. फिर बाहर Tell आकर बिल्कुल सीधे चेहरे के साथ to raise the Nun price excess of oil Gebmer rather than en reduce the imremen price of eigenlijk oil. kedin And mismen come out equal and with a golfo straight some face float. say to the world that we are here to ask them to reduce the price of oil. And the reason was that the more money went और वजह into यह थी कि Saudi जितना Arabia ज्यादा and other पैसा places, सऊदी the अरब more money और came दूसरी into जगहों में United जाता States था, so that it could उतना do ही what ज्यादा it was पैसा doing. अमेरिका में Now, वापस आता था, ताकि वे वही कर it's सकें been जो a वे कर long रहे time थे। since I realized what अब was मेरा wrong मतलब है, with all that and मुझे ये how समझे हुए all बहुत that समय हो गया है कि उस सब में क्या I गलत था, now और मैं know उस सब से very, दूर हो very, गया। very और अब मैं extremely बहुत clearly बहुत that this was बहुत all साफ तौर about पर the जानता हूँ preservation of कि the ये युद्ध petrodollar. पूरी तरह And पेट्रो डॉलर को I बचाए can say रखने के this बारे में very है। confidently, और मैं ये बहुत भरोसे के साथ कह perhaps more सकता हूँ, confidently than शायद most people ज्यादातर because लोगों I से have भी ज्यादा some भरोसे के साथ, perspective क्योंकि on मुझे it, इस पर कुछ that this is नजरिया है not going कि to ये happen. होने वाला US नहीं is है। not going to be able to keep अमेरिका up पेट्रो with डॉलर this को oil. जारी नहीं रख पाएगा। ये खेल खत्म हो चुका है, gig is up. ये पूरी तरह This gig खत्म is हो चुका है। completely up. अब Now, आज सबसे प्रासंगिक most, बात यह है, relevant मेरा thing मतलब है, today, जो लोग जानते हैं कि as I Kerwatz, think everybody the knows receptacularly who subpetroling is and familiar needed with what season has Deckhammer. happened, that petrodollar is not going to be not going to survive all this. You are a student and a scholar. आप सैन्य संघर्षों के विद्यार्थी और विद्वान हैं, और उनके बहुत अच्छे, बहुत सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी हैं। मैं लंबे समय से आपका काम देखता और उसकी प्रशंसा करता आया हूं, और लाखों दूसरे लोग भी ऐसा करते हैं। और पहली बार, शुक्र है, हमारे शो में आने का आपका ये उदार फैसला होने की वजह से अब कई और करोड़ों लोग 12 अलग-अलग भाषाओं में आपके बारे में सुनेंगे। मुझे बताइए, अब क्या होता है? क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक, और इस मामले में मेरा एक अलग तरह का दृष्टिकोण भी है, अमेरिका फंस चुका है। अमेरिका के लिए इस स्थिति से सफल होकर और विजयी बनकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो इसमें से विजयी होकर नहीं निकलेगा, चाहे वो कुछ भी करे। और ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। तो आगे क्या होता है? Iran is not going to let up. So what happens next? So you see, as far as Iran is concerned, Iran is very. तो आप देखिए, जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान बिल्कुल साफ है कि वह 17 जून को अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्रीय MOU पर कोई समझौता नहीं करेगा। अब बहुत से अमेरिकी विश्लेषक और बेहद सम्मानित लोग हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, जो लगातार कहते हैं कि जिस MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं वो एक तरफा MOU है। अमेरिका के लिए ये एक आत्मसमर्पण का दस्तावेज है, और इस मामले में वे बिल्कुल सही हैं। इसकी वजह यह है कि हमें समझना होगा कि जिस MOU पर हस्ताक्षर हुए वह शांतिकाल का MOU नहीं था। शांतिकाल के MOU में दोनों पक्ष जीत सकते हैं, वह दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह MOU युद्ध के नतीजे के तौर पर हुआ है, एक ऐसा युद्ध जिसे ईरान ने जीता है,
और इसलिए ये इसका सबूत है। MOU इस बात का सबूत है कि ईरान के पास अभी सैन्य विकल्प हैं, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप के पास बस सैन्य विकल्प नहीं है। And President Trump simply does not have the military options. Otherwise, President Trump would not have himself वरना signed राष्ट्रपति for the ट्रंप MOU. खुद उस MOU पर हस्ताक्षर नहीं करते When I जो say उन्होंने that किए they हैं। don't have the military तो जब मैं options, कहता हूं कि उनके पास सैन्य विकल्प नहीं है, the Iranians तो have इसका मतलब यह है over कि ईरानियों ने दशकों में जो तैयार किया है strategy. वह एक अद्भुत सैन्य रणनीति है। In my मेरी राय में यह ऐसी सैन्य रणनीति है जिसे दुनिया भर के सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों में समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा और बारीकी से विश्लेषित किया जाएगा। number one is इसके 3 कारण हैं। can you do पहला कारण यह है कि दुनिया की नंबर एक सैन्य ताकत के खिलाफ आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं, so well with so less money. वो भी इतने कम पैसे में। Please understand कृपया समझिए कि ईरान का आज का GDP 300 अरब डॉलर है, जबकि अमेरिका का GDP 32 ट्रिलियन डॉलर है। America's GDP फिर दूसरा कारण जिसकी वजह से इसे बहुत ध्यान से समझा और पढ़ा जाएगा, कोई देश अपनी पेजोलिक स्थिति का इस्तेमाल कैसे करता है। a nation, it makes use of its geography. And Iran's geography is amazing, something I wish और ईरान का भूगोल बेहद अहम है। with his काश राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बारे में अपने सेंटकॉम कमांडर से जानकारी ली होती। अमेरिकी सेंटकॉम कमांडर जो दशकों से पश्चिम एशिया को देख रहे हैं, शायद वह खतरे का आकलन करते और अपने कमांडर इन चीफ को समझाते। हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जो इराक से 4 गुना बड़ा है। हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां पहाड़ हैं, जंगल हैं और जो बिजली के मामले में पूरी तरह निर्भर नहीं है। देखिए, वहां बिजली का विकेंद्रीकृत ढांचा है, वह पूरी तरह डिसैलिनेशन प्लांटों पर निर्भर नहीं है। वहां नदियां हैं, वहां बहुत सी चीजें हैं। भूगोल महत्वपूर्ण होता है। और तीसरा अहम तत्व जो सामने आएगा वो यह है कि जब कोई देश अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है और सभ्यतागत राष्ट्र अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं, तो जब वे कहते हैं कि फला देश उनके अस्तित्व के लिए खतरा है, तो वे लड़ते हैं। so country is existential threat, they fight. So this is the third thing that should always be. तो ये तीसरी बात है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ अपने छोटे से रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपने छात्रों से भी हमेशा कहता हूँ कि दुश्मन के बारे में सबसे पहले उसकी सभ्यता को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दुश्मन कहाँ से आता है, उसका इतिहास क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, ये लोग कौन हैं। जब आप ये समझ लेते हैं तो आपको लड़ने का तरीका समझ आ जाएगा। ये शुरुआती बातें कहने के बाद अब मैं इस बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ कि उन्होंने कितनी अद्भुत सैन्य रणनीति बनाई है। पहली बात यह है कि उन्होंने सही ढंग से पहचाना कि इस युद्ध का केंद्र बिंदु, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक ऊर्जा पर पड़ेगा, होर्मुज जलडमरू मध्य है। इसलिए वही हमेशा केंद्र बिंदु था और ये बात अमेरिकी भी जानते थे। Gravity is something that the Americans knew, but President Trump did not take heed to. लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं क्यों कहता हूँ कि उन्हें यह पता था? क्योंकि अगर आप राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति देखें जो दिसंबर 2025 में व्हाइट हाउस से जारी हुई थी, तो उसमें साफ कहा गया है कि अमेरिका का खुला दुश्मन, उसका प्रतिद्वंद्वी ईरान है और अमेरिका के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना बिल्कुल जरूरी है। वह खुला रहना चाहिए। तो ईरान की रणनीति पर मेरा दूसरा बिंदु यह है कि उन्होंने GCC की जमीन पर मौजूद अमेरिकी ठिकानों की अहमियत को पहचाना। सैन्य शब्दावली में इसे युद्ध का ऑपरेशनल स्तर कहा जाएगा, जहां क्षेत्रीय स्तर पर फैसला लिया जाता है। और जब ईरानी जैसे को तैसा की बात करते हैं, ठीक यही हो रहा है। वे जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह है अमेरिकियों को GCC के ठिकानों से हटाना। और हमने ये होते देखा है। उन्होंने इसे जॉर्डन जैसी जगहों पर स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि कतर या बहरीन में उनके पास रडार और सैटेलाइट संचार की सुविधाएं ही नहीं हैं। कतर, जैसा कि आप जानते हैं, सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड मुख्यालय है। यह अमेरिकियों का सबसे बड़ा एयरबेस है, जहां उनके करीब 10,000 सैनिक हैं। और बहरीन अमेरिकियों के 5th फ्लीट का मुख्यालय है। तो उन्होंने इसे सही तरह से पहचाना। तीसरा तत्व, मैं कहूँगा, कमान का विकेंद्रीकरण है। कमान में बिल्कुल भी एकता नहीं थी।
नेतन्याहू ट्रंप को ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि अगर हम ईरान के शीर्ष नेतृत्व को, पहले, दूसरे और तीसरे स्तर के नेतृत्व को मार दें, तो अमेरिका ईरान के साथ वेनेजुएला जैसा कर सकता है कि अमेरिका ईरानी तेल पर कब्जा कर सकता है। तो उन्होंने ये सबक बहुत पहले ही सीख लिया था, और साल 2005 में हुई 12 दिन की जंग ने ईरानियों को ये सबक फिर से पक्का कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने कमान का विकेंद्रीकरण कर लिया। मैं इसे कमान की एकता नहीं, बल्कि प्रयासों की एकता कहता हूँ, जहाँ सभी प्रयासों में तालमेल होता है। इस प्रयास के सभी घटक, जिन्हें हम प्रतिरोध मोर्चा कहते हैं, हमास, यमनी, हिजबुल्लाह, इराकी मिलिशिया, सभी को ठीक ठीक पता है कि क्या करना है, और वे अपनी कार्रवाइयों का ईरान के साथ समन्वय कर रहे हैं। फिर उनकी सैन्य रणनीति का अगला हिस्सा है भूमिगत हो जाना। देखिए, नागरिकों की हत्याओं, नागरिक बुनियादी ढांचे और घरों को हुए नुकसान की वजह से ईरानियों ने निश्चित रूप से बहुत पीड़ा झेली है। लेकिन जहां तक उनकी सैन्य क्षमताओं का सवाल है, सब कुछ भूमिगत है। सतह पर शायद ही कुछ मौजूद है। और उन्होंने मिसाइल शहरों के दृश्य भी जारी किए हैं। इसी तरह जब हम होर्मुज़ जलदमरुमदद की बात करते हैं, तो IRGC नौसेना ने वहां जितनी सैन्य क्षमता तैनात की है, वह हैरान करने वाली है, और ये सब करने में दशकों लगते हैं। वहां उनके पास सुरंगें हैं, अलग अलग तरह की बारूदी सुरंगें हैं, सामान्य सुरंगें हैं, स्मार्ट सुरंगें हैं। फिर उनके पास तेज रफ्तार नौकाएं हैं, जिन्हें हमने कार्रवाई में देखा है और जो मिसाइलें दाग सकती हैं। फिर हमने अभी तक उनकी छोटी पनडुब्बियां नहीं देखी हैं। ये छोटी पनडुब्बियां उन्होंने उत्तर कोरिया से हासिल की हैं और फारस की खाड़ी के उतले पानी के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। ये टॉर्पीडो और मिसाइल दोनों दाग सकती हैं। फिर उनके पास जहाज रोधी क्रूज मिसाइलें भी हैं। तो मेरा कहना यह है कि उनके पास बहुत ज़्यादा क्षमता है। फिर और अमेरिशियो क्यूस्टलियसिंग होर्मुज़ जलदमरुमदद पर कभी नियंत्रण हासिल करने का कोई रास्ता नहीं है। तो सब कुछ भूमिगत है। उनके पास मिसाइलें बनाने और ड्रोन बनाने की स्वदेशी भूमिगत क्षमताएं हैं। उनके पास नकली ड्रोन है। उनके पास जेट चालित ड्रोन है। फिर अगला पहलू यह है कि आज हम एक बहुध्रुवीय दुनिया की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी एक ध्रुवीय दुनिया नहीं है। इस बहुध्रुवीय दुनिया में 3 महाशक्तियां हैं, अमेरिका, चीन और रूस। और चीन और रूस दोनों आज पूरी तरह ईरान के साथ जुड़े हुए हैं। ईरान ब्रिक्स का सदस्य है, ईरान SCO का सदस्य है, और जहां तक रूसियों का सवाल है, रूस से कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान तक उनका सीधा मार्ग है। और जहां तक चीनियों का सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं, मई के महीने में चीन ने रेल संपर्क चालू किया। चीन से 3 मध्य एशियाई गणराज्यों को पार करते हुए ईरान तक आने वाला रेल संपर्क, ये पूरी तरह सुरक्षित है, करीब 10,400 किलोमीटर लंबा। तो बात यह है कि जब रूस के किसी वाणिज्यिक जहाज या चीन के रेल डिब्बों की बात आती है, तो बहुध्रुवीय दुनिया में वे क्या ले जा रहे हैं, अमेरिकी उन पर हमला नहीं करेंगे। वे रूसियों या चीनियों की संपत्तियों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते। फिर आज आप जानते हैं, हर कोई, अगर आप पश्चिमी प्रेस की सारी रिपोर्टें देखें, ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की सटीकता की बात कर रहा है। वे कहाँ से आए? वैसे इसलिए आए कि ईरान समझदार था। देखिए जुल्फ़िकार, जब आपके पास समझदार, बुद्धिमान और शिक्षित लोग होते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। नहीं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बात पर आपको मुझसे कभी भी कोई असहमति नहीं मिलेगी। इस पर कोई बहस नहीं करेगा। ईरान एक ऐसा देश है जहाँ के लोग शिक्षित हैं। इसलिए ईरानियों ने 12 दिन के युद्ध से सबक लिया। और इस साल जनवरी में पश्चिम के बहुत से लोगों को तो यह भी नहीं पता कि उन्होंने GPS से हटकर चीन के सैटेलाइट नेटवर्क पेइडो 3 सिस्टम को अपना लिया है, जो कहीं ज्यादा उन्नत है। मैं इसकी बारीकियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये इतना उन्नत है कि इसकी नज़र हर समय बनी रहती है।
ये 24 घंटे देख सकता है। जो कुछ भी हो रहा है, ईरानियों को पूरे क्षेत्र यानी पश्चिम एशिया में पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। और फिर बेदो 3 का एक हिस्सा जो GPS से कहीं ज्यादा उन्नत है, उसे याओगान ऑगमेंटेशन सैटेलाइट्स कहा जाता है। ये लो अर्थ ऑर्बिट में है। ये सैटेलाइट्स 600 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच काम कर रहे हैं। 600 to 1200 kilometers, and this is what provide the accuracy. और यही ईरानी मिसाइलों को सटीकता देता है। और आज ईरान के पास ये क्षमता है। अगर आप नक्शे को देखें तो वे पूरे भूमध्य सागर तक पहुंच बना सकते हैं। वे हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया तक हमला कर सकते हैं, जो ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है। तो मेरा कहना यह है कि अगर ईरानी आज पूरी तरह युद्ध का रास्ता चुनते हैं, तो उनके सैन्य विकल्पों में अमेरिकी विमानवाहक पोत, अगर वहां कोई है, या उनके बड़े जहाज शामिल होंगे। वे असुरक्षित लक्ष्य हैं। ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां 3 जहाज़ों को या 2 अमेरिकी जहाज़ों को ईरानी मिसाइलें निशाना बना दें। और अब मैं जिन मिसाइलों की बात कर रहा हूं, वे हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। मैं ऐसी मिसाइलों की बात कर रहा हूं जिनकी गति 5 मैक से अधिक है। मैक ध्वनि की गति होती है। हम 6, 7, 8 मैक की बात कर रहे हैं, और फिर हम हाइपरसोनिक की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है उनकी दिशा बदलने की क्षमता है जिसमें And then we are talking of hypersonic. What that means is they maneuver until they are very close to the target. जब तक वे लक्ष्य के बहुत करीब नहीं पहुंच जाते, इंटरसेप्टर्स को पता ही नहीं होता कि क्या करना है और आने वाली मिसाइल को कहां ढूंढना है। इसलिए उसका निशाना पक्का लगेगा। और उन्हें यह सब कहां से मिला है? चीन और रूस से। वैसे ये ही दुनिया के केवल 2 देश हैं जिनके पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। अमेरिकियों के पास अभी भी नहीं है। सबसे पहले रूसियों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें आईं। उन्होंने चीनियों की मदद की और ईरानियों की मदद दोनों देशों ने की है। तो जब हम इस पूरे मामले को देखते हैं तो हमें बहुत साफ दिखता है कि वे समझदार लोग हैं। और मैं उन्हें समझदार क्यों कह रहा हूं? ईरानी आखिर करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, इसे समझते हैं। ईरानी वही कर रहे हैं जिसे मैं निष्क्रिय आक्रामकता कहता हूं। वे पूरी ताकत से नहीं उतर रहे हैं। वे बस जैसे को तैसा कर रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान कूटनीति पर है। कूटनीति क्यों? Because their focus is on diplomacy. Why diplomacy? For 2 reasons. One is they 2 understand कारणों से। their geography. पहला, वे समझते हैं कि यह उनका अपना भूगोल है। जितनी ज्यादा तबाही उनकी जमीन पर GCC देशों में होगी, उतना ही पश्चिम एशिया को भुगतना पड़ेगा। पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा। अमेरिकी बस अपना सामान बांध कर चले जाएंगे। और दूसरा, अगर उन्हें एक क्षेत्रीय ढांचा बनाना है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कूटनीति को प्राथमिकता मिले। यही वजह है कि ईरान ने कूटनीति पर बहुत जोर दिया है। और हम अराकची को देखते हैं। वे सिर्फ क्षेत्रीय देशों के साथ ही बातचीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि चीन और रूस, इन 2 महाशक्तियों के साथ भी लगातार संपर्क में हैं। With the 2 great powers, China and Russia, constantly. And here I must add a word for Pakistan, which is doing और यहाँ मुझे पाकिस्तान के लिए भी एक बात कहनी होगी, जो बिल्कुल शानदार काम कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। और उनके काम का सबूत यह है कि ईरानियों ने अपने MOU को इस्लामाबाद MOU कहा है। और आज पाकिस्तान बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन ये ऐसी बात है जो आपने मुझसे पूछी नहीं। जहां तक इस युद्ध का सवाल है, आगे क्या करना है, ये राष्ट्रपति ट्रंप को तय करना होगा। ईरानी तैयार है। समय ईरान के पक्ष में है। समय राष्ट्र ट्रंप के पक्ष में नहीं है, क्योंकि याद रखिए, हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका की विश्वसनीयता और एक महाशक्ति के रूप में उसका कद घटता जा रहा है। and its stature as a great power, it is declining. Let's also remember with each passing day. ये भी याद रखें कि हर बीतते दिन के साथ राष्ट्रपति ट्रंप जो कुछ करना चाहते थे, वह उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। उसमें पश्चिमी गोलार्ध को सबसे पहली प्राथमिकता देना शामिल है, क्योंकि अगर पश्चिमी गोलार्ध सुरक्षित नहीं है, तो मैगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन किसी भी तरह संभव नहीं हो सकता। यही उनकी विदेश नीति है कि मैं अमेरिका को एक बार फिर दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहता हूं, जो जाहिर है नहीं होने वाला। तो पश्चिमी गोलार्ध में बहुत से सैन्य मुद्दे हैं, बहुत से सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं। वो अकेले इन सब पर ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए मेरा कहना यह है कि समय ईरान के पक्ष में है।
time is on Iran's side. Iran has the capabilities, and there is ईरान के no पास way क्षमताएं हैं that और Iran ऐसा will कोई रास्ता नहीं compromise. है I कि don't ईरान see that समझौता करेगा। happening at all. मुझे But ऐसा yes, बिल्कुल होता नहीं दिखता। it is a लेकिन हाँ, certainty that, ये तय as I है कि said, जैसा मैंने Iran कहा, ईरान is एक an ऐसा देश economy है जो अपनी which is भौगोलिक स्थिति looking को to बनाए रखना preserve चाहता the है, जो geography, एक which क्षेत्रीय ढांचा also चाहता has a है। regional framework. इसलिए अगर Now, अमेरिकी if किसी the भी चरण पर एमओयू Americans पर are वापस in आने this का फैसला stage करते हैं, जिसमें decide कोई to समझौता या bypass कमजोरी the नहीं होगी, MOU तो मुझे नहीं or लगता कि to ऐसा होगा। compromise or वे ऐसा dilute it, करने के लिए तैयार I होंगे, don't think that will इस happen. तथ्य के बावजूद They कि will उन्हें be अमेरिका willing पर to बिल्कुल look भरोसा and नहीं है stick the और fact उनके पास that they अमेरिका do पर not भरोसा trust करने की कोई America वजह at भी all, नहीं है। and they have no reasons to अमेरिका trust बिल्कुल America. भरोसेमंद नहीं America है। is not trustworthy at all. जुल्फिकार, संक्षेप में Let me सैन्य go to पहलुओं के बारे में यही Zulfikar बात है। in brief about the military aspects. Parveen, परवीन, एक बार I फिर मैं greatly आपके admire विश्लेषण की the गहराई की depth बहुत and प्रशंसा analysis, करता हूं और and मुझे सम्मान I'm है कि honored आप that you यहाँ are हैं। here. दुनिया And भर में हमारे and our दर्शकों को आपकी कही हर audiences बात all से over the लाभ world होगा। will benefit from मैं ये everything भी that जोड़ना you said. चाहूँगा कि अपनी पृष्ठभूमि I की would like वजह से मुझे to पाकिस्तान add में क्या that I चल रहा have है, some इसकी insight कुछ into समझ what is है। going on in Pakistan हालांकि because I'm मैं part of 17 साल की right उम्र now, से even इस though देश I've में been रह in रहा this हूँ। country since I मैं was 17 कैलिफोर्निया years की old. एक I यूनिवर्सिटी came में here as a very बहुत young कम उम्र freshman में नए छात्र के तौर पर at यहाँ आया the था university here in और मैंने California, जो कुछ भी होता and रहा है I have उसे देखा और observed and समझा है। watched मुझे everything that कई has gone कई on, मौकों पर and I've had the पाकिस्तान privilege सरकार of को सलाह देने का advising the सौभाग्य government भी of मिला है Pakistan on many और many यही एक issues, वजह which है is one of कि the मेरे ये reasons I have संपर्क these हैं। contacts. और मेरी समझ ये And है my कि जैसा insight आपने is, कहा, as you पाकिस्तान have दोनों said, पक्षों को एक साथ लाने Pakistan की continues कोशिश to में अपनी play तरफ से जितनी महत्वपूर्ण as भूमिका हो सकती है, important role as निभाता जा रहा है। possible in trying to bring two sides together. From what we know, Pakistan was approached by हमारी जानकारी के President मुताबिक Trump, राष्ट्रपति possibly ट्रंप in ने particular, पाकिस्तान से संपर्क किया that था, he wanted खास तौर पर an असीम off-ramp, मुनीर an से, off-ramp क्योंकि वह कोई provided for him रास्ता via निकालना SMO, चाहते not थे। right away, but after a असीम few मुनीर ने months. उन्हें एक रास्ता And the दिया, off-ramp तुरंत was, नहीं, okay, बल्कि are कुछ you दिनों willing to बाद, come back to the और वह MOU? रास्ता यह था, Not ठीक है, renegotiate, क्या not आप एमओयू go पर back वापस and आने के लिए discuss तैयार further, हैं? but are you willing दोबारा to बातचीत करने के execute लिए the नहीं, things that you शर्तों पर are फिर से agreed चर्चा to do? करने के लिए नहीं, And बल्कि उन after चीजों को लागू maybe करने के लिए 7 days जिन्हें of आप पहले intensive ही effort, करने पर सहमत हो चुके थे। the और शायद answer from 7 Trump दिनों was की no. गहन कोशिशों के बाद The answer ट्रंप from का Trump जवाब was था no, नहीं। and ट्रंप का जवाब था नहीं। the military और जमीन पर movements on the सैन्य ground गतिविधियां were हर to चीज move को everything towards इजराइल और Israel जॉर्डन की ओर ले जाने के लिए थी। और ईरान में अपने And संपर्कों from से जो what मैंने I have सुना है, heard उसके from मुताबिक my वे अमेरिका और इजराइल contacts के in Iran, अपने अंतिम वार को that they अंजाम are देने का इंतजार कर रहे waiting हैं। for उनका मानना the है United कि उनके States पास and अभी Israel एक और मौका to बाकी है। execute their final blow. They think they have one more shot left, and Iran is willing to absorb that. और And ईरान then उस झटके Iran को has सहने its के लिए own तैयार है। one more shot. फिर उसके बाद ईरान के पास And अपना that would be एक और devastating. जवाबी वार है This is और वह most विनाशकारी recent, होगा। this ये खुफिया intelligence जानकारी is शायद as कुछ ही घंटे recent पुरानी as है maybe a कि few ईरान days किसी ago, भी तरह, किसी भी रूप that में Iran एमओयू में is not पहले से willing तय to किए गए compromise किसी भी सिद्धांत पर in समझौता any करने manner को तैयार नहीं है। on any उस of the एमओयू पर principles अमेरिका that के have already राष्ट्रपति been ने decided on वर्साय the में MOU, on हस्ताक्षर which किए हैं the president और of राष्ट्रपति Kazakhstan पेजेशकियन ने भी Versailles हस्ताक्षर किए and हैं। President Pezeshkian प्रधानमंत्री signed शरीफ उसके from गवाह रहे हैं और वे बस Prime उस Minister पर Sharif has दोबारा been a बातचीत witness to नहीं them, करना चाहते। and असल they में वे just कह रहे do हैं, not ठीक है, want to अगर आप वापस renegotiate आने को that. तैयार In हैं fact, what तो they आपको say, तुरंत okay, अमल if शुरू you are करना willing to होगा, come back, you have कल to नहीं start बल्कि performing अभी। right away. और उन्हें पता Not है कि tomorrow, ऐसा नहीं right होने away. वाला। And they तो know मेरा that it's not सवाल going to आपसे happen. वही है जिसका So आपने आंशिक जवाब पहले ही my दिया question to है। you ट्रंप क्या करने वाले हैं? what you उनके have पास already कौन kind कौन of से partially विकल्प हैं? answered. What is Trump going to do? What options does he have? See, option if he had देखिए, any military अगर उनके option पास कोई without सैन्य the विकल्प involvement होता of भी, the military क्योंकि हम एक campaign, ऐसे there सैन्य has अभियान been की बात कर रहे हैं global जिसके economic गंभीर वैश्विक आर्थिक implications असर हैं which has और serious पेट्रोडॉलर के संदर्भ में implications for the अमेरिकी American साम्राज्य पर empire भी itself in इसके terms गंभीर of प्रभाव petrodollar. पड़ते हैं। We are हम एक talking सैन्य about अभियान a की बात military कर रहे हैं। campaign. इस सैन्य अभियान में, जैसा कि मैंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के पास कोई सैन्य विकल्प ही नहीं है।
और ईरानियों के पास बहुत ज़्यादा सैन्य विकल्प हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिकी संपत्तियां बहुत ज़्यादा हैं जो हर जगह फैली हुई हैं। तो जब हम इस बात को समझ लेते हैं तब बात यह है, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं यहाँ एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के 39 दिनों के हवाई अभियान को चलाया, President Trump. Now there are reports which clearly says
अब ऐसी रिपोर्टें हैं जो साफ कहती हैं कि अमेरिकी सेना के हथियारों के भंडार में तेजी से कमी आई है। हम जानते हैं कि इंटरसेप्टरों की बात करें, चाहे पैट्रियट हों, थॉड हों, SM-3 हों या SM-6, हर चीज़ की भारी कमी है। और ये ऐसे इंटरसेप्टर हैं जिन्हें बनाने में कई साल लगेंगे, इसलिए भंडार दोबारा तैयार नहीं हो पाएगा। खासकर इन इंटरसेप्टरों की गाइडेंस प्रणालियाँ उन दुर्लभ मृदा तत्वों पर बहुत निर्भर हैं जिन पर चीन का नियंत्रण है। rare earth elements which China controls. And Chinese, just to put it in a bit of a और चीनियों की बात को एक बार फिर थोड़ा परिप्रेक्ष्य में रखें। 16 जुलाई को शंघाई में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन के लिए वहां थे, जिसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संबोधित किया था। उसके इतर उनकी वांग यी से मुलाकात हुई। वांग यी ने एक बार फिर इशाक डार से कहा कि पश्चिम एशिया में शांति सुनिश्चित करने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो ये बहुत कुछ बता रहा है। अगर वे ये बात अमेरिकियों तक पहुंचा रहे हैं और चीनियों ने इसे सार्वजनिक भी किया है, तो इसका मतलब है कि वे अमेरिकियों को ये संदेश भी दे रहे हैं कि सावधान रहें। दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति हम कभी भी रोक सकते, तब आपको बड़ी समस्या होगी। तो मैं जो पूछ रहा हूँ वह ईरान है। So the point I'm making is Iran. So as far as President Trump is concerned, जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा, इस बात के सबूत हैं कि उन्होंने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। सम्मानित अमेरिकी विश्लेषक इसे एक समझौताग्रस्त दस्तावेज, अमेरिकियों के समर्पण का दस्तावेज कह रहे हैं। इसलिए आज उनके पास कोई सैन्य विकल्प नहीं है, और यही उनकी बेबसी है कि वे ये सारी बातें कर रहे हैं कि मैं उनके पुल उड़ा दूंगा, मैं उनके बिजली उत्पादन संयंत्र उड़ा दूंगा। आप देखिए, उन्हें पूरी तरह पता है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। वे GCC देशों पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, बिना इसे सीधे कहे, वे MOU का चौथा उद्देश्य हासिल कर चुके होंगे, जो उनके लिए बेहद अहम है: अमेरिकी बलों को GCC देशों से ईरान के नज़दीकी इलाकों से दूर करना। GCC countries from the Iran's proximity. Now, as far as Pakistan is concerned, see what. अब जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए, मेरे आकलन में एक बात जिसे ज्यादा प्रचार या रिपोर्टिंग नहीं मिली, वह यह है कि 17 जून को MOU पर हस्ताक्षर हुए और 23 जून को ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन ने पाकिस्तान का दौरा किया। ये उनका दौरा था। इससे पहले वाला दौरा अगस्त 2025 में हुआ था। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण था। मैं इसे महत्वपूर्ण क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मार्च के महीने में राष्ट्रपति पेजेशकियन ने क्षेत्रीय ढांचे और उसमें क्या क्या होना चाहिए इस बारे में बात की थी। उन्होंने अमेरिकी ढांचे की जगह एक इस्लामी ढांचा अपनाने की बात कही थी। Islamic framework instead of an American framework. He spoke about having, as far as Strait of Hormuz is Unknown Hormuz Jaldrumad Spatskeva, Tati Deshmi, the Desokufren Milnastahia. और तटवर्ती देशों के अधिकारों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी पालन होना चाहिए। उन्होंने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की बात कही। उन्होंने क्षेत्रीय समस्याओं के क्षेत्रीय समाधान की बात कही। इसका महत्व 23 जून को राष्ट्रपति पेजेशकियान की पाकिस्तान यात्रा से समझा जा सकता है। प्रेस में जो कुछ रिपोर्ट हुआ, उसके अलावा भी उन्होंने शायद ये समझ लिया था कि अगर इस्लामी ढांचे के लिए कोई आधार बन सकता है, तो पश्चिम एशिया में वह पाकिस्तान हो सकता है। और उस समय उन्होंने जो समझा था, वही वास्तव में जमीन पर हो रहा है। realized at that time is actually happening on the ground. What we are seeing on the ground is that there is जमीनी स्तर पर हम जो देख रहे हैं वह यह है कि ऐसी रिपोर्टें पहले ही आ रही हैं कि पाकिस्तानियों का सऊदियों के साथ जिस तरह का रक्षा समझौता था, अब वैसा ही खतरियों को भी चाहिए, कुवैतियों को भी चाहिए। इसलिए जब आप सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये इस्लामी ढांचे का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है। और फिर पाकिस्तान की कुछ ऐसी विशिष्ट विशेषताएं हैं जो इस क्षेत्र के किसी दूसरे देश के पास नहीं हैं। अगर मैं उनमें से सिर्फ 3 गिनाऊं, पहली, यह परमाणु हथियारों वाला एकमात्र मुस्लिम देश है। दूसरी, पाकिस्तान के इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है। और तीसरी, जहां तक अमेरिकियों का सवाल है, वे इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान के पास विश्वसनीय पारंपरिक सैन्य क्षमताएं हैं।
Pakistan has credible conventional capabilities. Now, the only problem which I keep अब emphasizing, एक ही समस्या है जिस पर मैं अपने वीडियो में भी लगातार जोर देता रहा हूँ और जिसे मैं आपके शो में भी ज़रूर कहना चाहूँगा। that Pakistan पाकिस्तान के पास आज अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, open for कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, economy, वैश्विक भू राजनीति में ऊपर उठने के लिए, global geopolitical, क्षेत्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के लिए regional rise, और नई विश्व व्यवस्था के एक जिम्मेदार सदस्य के तौर पर मान्यता पाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं। world order, उन्हें जिस चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है वह है उनका शासन प्रशासन। one area. यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां उनकी समस्या है। If I तो अगर मैं कोई सलाह दूं, give, हालांकि किसी ने मुझसे सलाह मांगी बिल्कुल नहीं है, at all, लेकिन पाकिस्तान की भलाई के लिए तो वह यह होगी कि मौजूदा नेतृत्व फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तहत Field Marshal पाकिस्तान की सेना विदेश नीति के मामले में, वैश्विक और क्षेत्रीय भू राजनीति को समझने के मामले में और सुरक्षा के मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है। politics is concerned, as far as security is concerned, he knows what he is doing, and he's got his. वो जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं और उनके पास ऐसे लोग हैं जो ये सब समझते हैं। On इसलिए प्रधानमंत्री को शासन पर ध्यान देना चाहिए। यही महत्वपूर्ण है। my mind, मेरे मन में, मेरे आकलन में यही पाकिस्तान के उभार के रास्ते में आ रहा है। वरना कोई वजह नहीं थी कि मंत्री औरंगजेब अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट से मिलते और 5 साल में $10 अरब की इस, आप जानते हैं, स्थिरीकरण राशि के बारे में बात करते। कोई वजह नहीं थी। लेकिन किसी भी हालत में अगर उन्हें यह मिल जाता है तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को पूरे मन से शासन पर ध्यान देना चाहिए और एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में पाकिस्तान का स्थान सुनिश्चित है। Pakistan's place as a major regional power is assured. Well, thank you for that assessment. खैर, इस आकलन के लिए धन्यवाद परवीन। और बिल्कुल, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि शासन व्यवस्था के भीतर यहाँ वहाँ कुछ शब्द कह सकता हूँ और मैं यह बात सबके लिए आगे पहुँचाता हूँ। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं। पाकिस्तान 300 मिलियन से अधिक लोगों का देश है जो इसके लिए प्रतिबद्ध है। हर कोई नहीं, लेकिन कुछ लोग इसके लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति पेजेशकियान की यात्रा के अलावा, जो बहुत महत्वपूर्ण यात्रा थी, और कुछ समय पहले अराकची की यात्रा भी हुई थी। जैसा कि आप जानती हैं, परवीन, मुझे यकीन है, बल्कि आप जानती ही हैं, मंत्री मोमेनी पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में हैं। दरअसल, उन्होंने अपनी यात्रा 2 दिन और बढ़ाकर सबको चौंका दिया। वह लाहौर में थे। वह सबसे बात कर रहे थे। और जो मैंने सुना है उसके मुताबिक वो अपने मिशन से बहुत संतुष्ट थे, जिसका दुनिया भर में प्रचार नहीं किया गया था। और मकसद ये सुनिश्चित करना था कि अमेरिका समझे कि पाकिस्तान ने ट्रंप को ये संदेश दे दिया है कि दोबारा बातचीत नहीं होगी। अगर आपको बातचीत की मेज पर आना है तो पहले से कार्रवाई जारी होने के साथ आइए। ठीक यही शब्द थे, कार्रवाई पहले से जारी होनी चाहिए। अब आप और मैं ट्रंप के बारे में इतना तो जानते हैं कि हम वाजिब तौर पर कह सकते हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है। तो फिर सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, और वह ये कि ट्रंप भड़क कर प्रतिक्रिया देंगे। ईरानी पूरी तरह उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद है, मगर वे बेहद अच्छी तरह तैयार हैं। दरअसल, जिन कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, वे ये देखकर हैरान थे कि वे कितनी अच्छी तरह तैयार हैं। मैं सैन्य नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। तो फिर मेज पर सिर्फ युद्ध का विकल्प ही बचता है। क्या आप बहुत बड़े पैमाने पर फॉरवर्ड टैपिंग सिंपल सेट थिंग Well, see, as far as I'm concerned, first देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, सबसे पहले आपने जो बात उठाई कि ईरान के गृह मंत्री वहां गए और पाकिस्तान के नेतृत्व से मिले, देखिए, यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। मुझे खुशी है कि आपने ये मुद्दा उठाया, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया था कि वे दोनों देशों के बीच सीमा के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। बेशक, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उन्हें बात करनी चाहिए। उनके बीच कई द्विपक्षीय मुद्दे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि, जैसा मैंने कहा, ईरान इस मामले में बहुत स्पष्ट है। पाकिस्तान की भूमिका बेहद बड़ी है और ट्रंप प्रशासन, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप को, नियमित रूप से बात करनी चाहिए।
और मुझे यकीन है कि वह पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ ऐसा कर रहे हैं। doing it with the Pakistan Army chief. So it is important that this message be conveyed. इसलिए ज़रूरी है कि ये संदेश पाकिस्तान के जरिए अमेरिकियों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि कई अमेरिकी विश्लेषक MOU पर किसी तरह के समझौते की बात कर रहे हैं। कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। देखिए, जैसा मैंने कहा, ईरानी क्या चाहते हैं? ईरानी चाहते हैं कि ये युद्ध फिर से न हो। ईरान चाहता है कि एक क्षेत्रीय ढांचा बनाया जाए। दरअसल, मैं एक कदम आगे जाकर कहूँगा, ईरान चाहता है कि इजराइल के पर कतर दिए जाएं। और ये कैसे होगा? MOU से आगे जाकर, ये मानते हुए कि ये MOU किसी चरण पर अंतिम समझौते में बदल जाएगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि ईरानी कुछ और चाहते हैं, ऐसी चीज़ जिसकी ओर वे पहले ही इशारा कर चुके हैं। The Iranians are looking for something more, something that they have already hinted. They'll be looking at Gaza and they'll be looking at the वे गाजा पर नज़र डालेंगे और फिलिस्तीन के सवाल पर भी, और यहाँ उन्हें चीनियों की मदद मिलेगी। चीनी क्यों? क्योंकि 2023 में, याद कीजिए, चीनियों ने बीजिंग में फतह और हमास समेत फिलिस्तीन के 14 गुटों को एक साथ इकट्ठा किया था। वे साथ आए थे और चीनियों ने, आप जानते हैं, समाचार रिपोर्ट या ब्रीफिंग में कहा था कि वे इन सभी लोगों को एक छत के नीचे लाना चाहते थे। उन्हें एक छत के नीचे क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि आज एक बहुध्रुवीय दुनिया में इस बात पर बार बार जोर देना होगा, आज अमेरिका धरती पर अकेली ताकत नहीं है। एक बहुध्रुवीय दुनिया में फिलिस्तीन के सवाल को गंभीरता से उठाए जाने की संभावना है, उम्मीद है, जैसी पहले कभी नहीं थी। of the Palestine question being seriously addressed. And this is the reason why, please, और यही वजह है। that on the कृपया यह भी याद रखिए कि 1 जुलाई को राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या किया। first term in office, अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने इजरायल में अमेरिकी दूतावास को यरूशलेम स्थानांतरित करने की बात कही थी, on 1st of लेकिन 1 जुलाई को उन्होंने वास्तव में इजरायलियों के साथ उस जमीन को खरीदने का सौदा किया है जहां दूतावास बनाया जाना है, क्योंकि इस फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी पूर्वी यरूशलेम में होनी चाहिए। in East Jerusalem, दुनिया भर की समझ यही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर चरण पर राष्ट्रपति ट्रंप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वे ईरान के लिए कैसे समस्याएं पैदा कर सकते हैं, he can लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। create problems दरअसल, for Iran. आइए एक कदम आगे बढ़ते हैं। Think that will work. इस 10 साल वाले, आप जानते हैं, उस परमाणु समझौते की ये क्या बात हो रही है जो ट्रंप इसके साथ चाहते हैं। Nuclear deal ये मैनास बोलिद। wants to have with the South. No, it's a serious matter. I understand. Mr. Mason, lagin mafkit into pukja, it's really mini dimic thing. Vries Rausger, I want to Apthagabodi. explain that. Go ahead. No, so you see the whole idea is तो देखिए, ये पूरा विचार कुछ ऐसा था जो बाइडेन प्रशासन एक अलग वजह से करना चाहता था। वे चाहते थे कि सऊदी आएं और अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करें। वह अलग वजह थी। इसकी वजह क्या है, ये आप समझ नहीं पा रहे। मेरा मतलब है, ईरानी बहुत साफ हैं, आप उनकी निकटता में नहीं रहेंगे। ईरानी बहुत साफ कहते हैं कि होर्मुज जलदमरुमद उनके अधिकार क्षेत्र में होगा, उनकी सुरक्षा के तहत होगा। फिर आप करने क्या की कोशिश कर रहे हैं? तो मूलतः वह ये देखने की कोशिश कर रहा है कि क्षेत्रीय ढांचा काम नहीं करता। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बस यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ। दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत से सम्मानित विश्लेषक हैं, जो कहते रहे हैं कि देखिए, ईरान बस एक कदम दूर है, क्योंकि वह पहले ही 60% संवर्धन कर चुका है और उसके पास तकनीकी जानकारी है। बेशक उसके पास है। Why smart appear to one? But your mass is me. weapon. Of course, it has all that. But my point all along was लेकिन मेरी बात शुरू से यही थी कि ईरान परमाणु हथियारों की तरफ नहीं जाएगा, और इसकी वजह बहुत सीधी है। अगर ईरान, अरागची और पेजिशकियन, ये सभी एक क्षेत्रीय ढांचे, एक क्षेत्रीय इस्लामी ढांचे की बात कर रहे हैं, तो उसमें साझेदारी होनी चाहिए। अगर किसी एक देश को वर्चस्ववादी, एक प्रमुख ताकत के रूप में देखा जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा। आपका क्षेत्रीय ढांचा बिल्कुल काम नहीं करेगा। और अगर उन्हें परमाणु हथियार मिल जाते हैं, तो वे क्षेत्र में वर्चस्ववादी ताकत बन जाएंगे। मेरी यही दलील थी, और मेरे आकलन में राष्ट्रपति ट्रंप इसी को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उनके पास कोई विकल्प नहीं है।
वे बस ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरानियों के लिए कुछ समस्याएं कैसे खड़ी की जाएं। वे सिर्फ निराश हैं और ये देख रहे हैं कि क्या एमओयू पर फिर से काम करने की कोई संभावना है या कोई नया एमओयू बनाया जा सकता है। जबकि जैसा कि आपने भी अपने सूत्रों के आधार पर सही कहा, ईरानी इसके लिए सहमत नहीं होंगे। that the Iranians will not agree to. Absolutely not agree to that, Praveen. And मैं बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं हूँ प्रवीण, want to just और मैं बस ये clarify, I स्पष्ट was करना smiling. चाहता हूँ कि मैं I have मुस्कुरा some क्यों news रहा था। about, मुझे इस परियोजना, इस सौदे के बारे में कुछ जानकारी है जिसमें यूरेनियम संवर्धन की व्यवस्था करना वगैरह शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले 25 वर्षों में शायद 2 या 3 से ज्यादा परमाणु रिएक्टर नहीं बनाए हैं। उनकी तकनीक बहुत बहुत पुरानी है और पूरी तरह से अप्रचलित हो चुकी है। ये बस एक टुकड़ा है जो उन्होंने सूदी पक्ष की ओर फेंकने की कोशिश की है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या इससे किसी तरह उन्हें उस सारी चीज को लेकर अपने गुस्से से शांत किया जा सके जो होने वाली है। और घटनाओं को, जमीनी हकीकत को कोई भी चीज नहीं बदलेगी। मैंने आपको जितनी देर सोचा था उससे ज्यादा रोक लिया। आपका विश्लेषण हमेशा सीधे मुद्दे पर, सीधे तथ्य रहा है। आप हमारे शो में आने वाले दूसरे विशेषज्ञों और विद्वानों के साथ जिन मुद्दों पर हम बात करते हैं उनमें एक बिल्कुल अलग, बहुत प्रबुद्ध नजरिया जोड़ते हैं। आपको यहाँ पाकर मैं सचमुच सम्मानित महसूस करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ते इसी समय आप फिर हमारे साथ होंगे। उम्मीद है कि तब तक ट्रंप दुनिया को उड़ा नहीं देंगे। प्रवीण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर में हमारे मेहमानों के लिए ये कार्यक्रम एक साथ 12 भाषाओं में अनुवादित होता है। अगर आपको हमारे शो का काम पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। और आप में से जो पेड मेंबर बन चुके हैं और अगर आप अभी तक पेड मेंबर नहीं बने हैं तो हम हफ्ते में कम से कम एक बार और कभी-कभी एक से ज्यादा बार यह प्रबुद्ध विश्लेषण सीधे आपके मेल बॉक्स में भेजेंगे। प्रवीण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलने का इंतजार रहेगा और मी संपर्क में रहेंगे। प्रमहंडिड। जुल्फिकार, मुझे अपने शो में चलाने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करने जा रहा हूँ।